हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप सभी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज एक बेहतरीन सी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स क्लास 12th फिजिक्स का पढ़ने वाला एक शानदार टॉपिक है और इससे आपकी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं, साथ ही साथ अन्य परीक्षाओं में भी प्रश्न इससे पूछे ही जाते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में प्रकाश से संबंधित उन घटनाओं का अध्ययन करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे डेली लाइफ में बहुत चीजों को आसान बनाती हैं। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन अर्थात व्यतिकरण, विवर्तन और प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो क्या तरंग प्रकाशिकी में कुछ अलग चीजें पढ़ने को मिलेंगी? क्या कुछ बेहतरीन चीजें पढ़ने को मिलेंगी? तो इसका जवाब है हाँ प्यारे बच्चों, बहुत कुछ खास पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। बता दें आपको, सबसे पहले तो हम लोग शुरुआत यही करेंगे कि न्यूटन सर का क्या थॉट था और हमारे हाइगेंस सर के क्या थॉट थे, क्या कहना चाह रहे थे वो लोग। ये 17वीं शताब्दी की बात है जब ये लोग आपस में लड़ भिड़ रहे थे, लेकिन जीता कौन बताएंगे। वास्तव में जीत तो दोनों लोगों की नहीं हो पाई, लेकिन क्या कुछ खास कंक्लूजन निकले दोनों लोगों के बातों से, वो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेक्चर को पूरा देखना है, लास्ट तक पढ़ना है और जो भी चीज बताई जाए उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, माता का भजन कीर्तन थोड़ी देर के लिए बंद करके साइड में जो पेन और कॉपी रखी हुई है उसको उठा करके बैठ जाओ और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते हुए चलना। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, अभिनंदन, आभार आप सभी प्यारे बच्चों का। राधे राधे, जय श्री राम। प्यारे साथियों, क्लास तो बहुत अच्छी रहने वाली है। सबसे पहले आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए गुड इवनिंग माय डियर ऑल। हाँ, तो अभी गुनगुना जो गाना आपके आसपास बज रहा होगा, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, तो मैं आप सभी से चाहूंगा अपनी क्लास को शेयर करके जरा बुला दो। आप उन्हें यह भी कह दो थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए ये भी बोल दो, चलो बुलावा आया है, आनंद सर ने बुलाया है। हाँ, यूट्यूब पर फिजिक्स की क्लास हमको कराने आए हैं। देखो बच्चों, आप सभी के लिए 50% डिस्काउंट भी रखा गया है सभी कोर्स पर प्रिंस सर के द्वारा। 2 मिलियन परिवार टारगेट बोर्ड का पूरा हुआ, 20 लाख बच्चों का, 20 लाख परिवार पढ़ करके टारगेट बोर्ड से अपने बोर्ड परीक्षाओं को पास करके अपने सपने को साकार किए हैं, अपने भविष्य की नींव रखे हैं। प्यारे बच्चों, क्लास 9th का उड़ान बैच भी 50% ऑफ होकर के मिल रहा है, क्लास 10th का भी, क्लास 11th का भी, क्लास 12th का भी, क्लास 12th के जो साइंस और आर्ट्स बैच हैं दोनों, और इंग्लिश मीडियम का भी बैच, सब कुछ प्यारे बच्चों 50% ऑफ में मिल रहा है। तो आप सभी बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपके छोटे बड़े भाई बहन जो भी जिस क्लास में पढ़ता हो, आप उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर? जल्दी हम सभी लोगों का बच्चों प्यारा सा क्रैश कोर्स आने वाला है। 5 अक्टूबर की डेट याद रखना, 5 अक्टूबर को एक शानदार सा क्रैश कोर्स जो आपकी बोर्ड परीक्षा की ताकत को, बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए अभी से आपको तैयार कर देगा, ताकि एग्जाम हॉल में जब आप बैठें तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठें कि जी हां गुरुजी, मजा आ गया आज का पेपर देके। ये 60 से 70 दिनों की तैयारी जो आपके क्रैश कोर्स के भीतर कराई जाएगी, प्यारे बच्चों बहुत मददगार साबित होगी। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, तू कर ले आज खुद पे भरोसा, फिर देख कल होता है क्या। बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार हैं, घमंड करें तो किस बात का, यहां तो हम सब कर्जदार हैं, किराएदार हैं। चलिए प्यारे बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी की। क्या आपने ये मुझे बताना, तरंग के बारे में आप सभी ने क्या पहले पढ़ा है? क्या आप सभी ने तरंग के बारे में क्लास 11th में नहीं सीखा? क्या आपने तरंग के बारे में क्लास 11th में नहीं सीखा कि वेव क्या होती है? वेव एक प्रकार का बच्चों क्या है, वाइब्रेशन है। क्या है? एक प्रकार का वाइब्रेशन है, एक प्रकार का
वाइब्रेशन है। डिस्प्लेसमेंट कणों का क्या होता है? विस्थापन। एक प्रकार का वाइब्रेशन है, ये कंपन है। ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तरंग में। तरंग में क्या होता है बच्चों? बस ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, लेकिन कण अपना स्थान छोड़ के कहीं नहीं जाते। ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तरंग के माध्यम से। क्या होता है? ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। लेकिन एक चीज बस याद रखना कि इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण तो होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होती तो है, लेकिन कण स्थान छोड़ के नहीं जाते। मतलब पता कैसे है? तरंग क्या चीज? सर तरंग हमको पता है, हम जानते हैं, हमको पहले सिखाया गया ना, हम बता देंगे सर। तो फिर आप सही बताएं तो आप नहीं समझ पाए हो तरंग क्या है। वास्तव में तरंग दो प्रकार की आपने पढ़ी थी बच्चों 11th में, है ना? तरंगे आपने कितने प्रकार की पढ़ी थी? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पढ़ी होगी तरंग दो प्रकार की होती हैं। एक तो अनुदैर्ध्य तरंग पढ़ी होगी, यस और नो? यस सर, अनुदैर्ध्य तरंग हमने पढ़ी है सर। और दूसरी पढ़ी थी प्यारे बच्चों अनुप्रस्थ तरंग। क्या? अनुप्रस्थ तरंग। दो तरह की तरंगे पढ़ी, अनुदैर्ध्य तरंग लॉन्गिट्यूडिनल वेव और अनुप्रस्थ तरंग ट्रांसवर्स वेव। दो तरह की पढ़ी थी हम लोगों ने तरंगे। अगर अनुदैर्ध्य तरंग की बात करें मेरे लाल बाल गोपाल जी, तो अनुदैर्ध्य तरंग में कुछ इस प्रकार से तरंगे थी कि कहीं पर बहुत ज्यादा पास पास कण है, डेंसिटी ज्यादा है, तो वहां पर क्या बनता था? और इसके बाद माध्यम के कण कहीं थोड़ा दूर दूर। हमने बहुत अच्छे से बताया था, ये बच्चों होता है लाइक एज भांगड़ा डांस। फिर प्यारे बच्चों यहां पर संपीड़न और विरलन बोलते थे, ये होता है संपीड़न। और जहां पर स्पेस होता है, जहां पर दूर दूर माध्यम के कण जब हो जाते हैं, वहां पर बच्चों क्या होता है? विरलन होता है। ये होता है विरलन, ये संपीड़न, ये विरलन। हमने कहा था लाइक एज भांगड़ा डांस, अगर नहीं याद है तो याद रखो। तरंगों के बारे में पढ़ोगे कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो सर हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग इतनी आसानी से नहीं पता चल गया था, बहुत समस्याएं हुई थी। बहुत लोग पहले इस पर स्टेटमेंट दिए थे। सबसे पहले न्यूटन सर ने कहा कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है, जिसे न्यूटन का कणिका सिद्धांत बोलते हैं, कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ न्यूटन सर, वो हम लोग बोलते हैं। आज के लेक्चर में हम न्यूटन सर की वो चीज भी बताएंगे। तो बच्चों ये चीज आपको पता होगी, अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग किस प्रकार से होती है? ए ललना, अनुप्रस्थ तरंग किस प्रकार की होती है? ए मेरी गुड्डा गुड़िया, क्या होता है? इस प्रकार से प्यारे बच्चों अनुप्रस्थ तरंग चलती है। मैंने कहा था लाइक एज भांगड़ा डांस तो अनुदैर्ध्य तरंग, और नागिन डांस तो अनुप्रस्थ तरंग होगी, ट्रांसवर्स वेव होगी। जो बच्चे 11th में मेरे साथ जुड़ करके पढ़ रहे थे उन्हें यह पता होगा। इसमें जो बनते बच्चों, जब अधिकतम आयाम, जब कण का ज्यादा विस्थापन हो, माध्यम जहां पर भी माध्यम फैला हो, जैसे बच्चों ध्वनि क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। जब हम बोलते हैं, हाँ गुड्डा गुड़िया बोले, कुछ भी बोलो, पा बोलो, हाँ मम्मी बुला रहे हो तो माँ बोलो, पापा बुला रहे हो तो पा बोलो, पा। जैसे हमने पा शब्द बोला, तो पा शब्द बच्चों जो यहां माध्यम में कण हुए ना, वो पा शब्द की एनर्जी इस वाले पार्टिकल के पास पहुंची, वो पार्टिकल एक दूसरे के पास में आए, टक्कर हुई, तो वो अपनी जगह पे आगे पीछे इस प्रकार से कंपन करेंगे। तो वो जब आगे वाले कण से टकराएगा तो वो उसकी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, लेकिन अपनी जगह पर फिर वापस आ जाएगा। तो कण स्थानांतरित नहीं होते, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, लेकिन कण अपना स्थान नहीं छोड़ते। कण क्या करते? केवल कंपन करते हैं। तो जब तरंग की दिशा में ही बच्चों अनुदैर्ध्य तरंग क्या होगी? इसी दिशा में चलेगी। तरंग संचरण की दिशा भी यही और माध्यम के कण का कंपन भी यही। इसलिए इसे भांगड़ा डांस मैंने नाम दिया था, क्योंकि भांगड़ा डांस में लोग हाथ उठा करके कुछ इसी प्रकार से डांस करते हैं, तो इसको हमने नाम दिया था इस प्रकार से, ये अनुदैर्ध्य तरंग। लेकिन अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है? जैसे रस्सी को किसी एक दृढ़ आधार से बांध दीजिए और इस प्रकार इस तरफ पकड़ करके एक सिरे को बंप करिए, टपक टपक टपक। जैसे ही हम रस्सी को इस प्रकार से बच्चों बंप कराएंगे तो क्या होगा? एक सिरे को पकड़ करके तेजी से झटका देंगे तो क्या होगा? रस्सी इस प्रकार से फिर ऐसे। लेकिन क्या रस्सी को जो आप ऐसे पकड़े हुए हैं, ऐसे पकड़ या बीच से पकड़ के ऐसे छोड़ दो, डिग 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 ऐसे होके, तो ऊर्जा का स्थानांतरण यहां से वहां तक हो रहा है कुछ इस प्रकार से। तो जो अधिकतम
डोरी इस प्रकार से है, डोरी इस प्रकार से, तरंग इसी दिशा में चल रही है, तो डोरी इस प्रकार से, तो उठे हुए भाग को बच्चों बोलते हैं सुरंग, और जो निचले विपरीत दिशा में सबसे अधिकतम विस्थापन हुआ है उसे हम गर्त बोलते हैं। तो सुरंग तथा गर्त के रूप में चलती हैं। तरंग की संचरण की दिशा ये है प्यारे बच्चों, ये अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तो इस प्रकार से मैंने 11वीं में ये चीज सिखाई थी, और जो बच्चे 11वीं नहीं पढ़ के आए हैं उनके लिए मेरे पास बहुत बड़ा गिफ्ट भी है। अगर वो चमचमाती राड कहीं मिल जाती जो मैं आपको दिखाता था, पता नहीं जब से स्टूडियो नया शिफ्ट हुआ है वो दिखाई नहीं दे रही है। खैर मैं जल्दी उस शस्त्र को फिर से आवाहन करने वाला हूं मंत्रों द्वारा, और जैसे ही वो मेरे पास आएगा तो आप सभी को पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है बच्चों, एक चीज और कहना चाहूंगा, जितने भी मेरे प्यारे छापो सुल्तान देख रहे हैं, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए पहली बात। फिर आगे हम चलते हैं आज की थ्योरी को पढ़ने के लिए कि वास्तव में तरंग प्रकाश की, तो प्रकाश किस प्रकार से तरंग है, प्रकाश किस प्रकार से तरंग है, या तरंग प्रकाशिकी अगर बोला जा रहा है तो प्रकाशिकी को तरंग के साथ कैसे बोला गया, प्रकाश किरणों के रूप में चलती है कि प्रकाश कणों के रूप में चलती है, कि प्रकाश कैसे चलता है, आखिर वो तरीका क्या है बता दो मुझे, है ना। तो आओ ये सभी चीजों से पर्दा उठने वाला है। सबसे पहली चीज बच्चों, यहां पर दो वैज्ञानिकों के बारे में ज्यादा पढ़ने को मिलेगा आपको। वेव ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 10 आपके पास जो है, इसमें दो लोगों के मत हैं। ये हैं हमारे न्यूटन सर, आइजैक न्यूटन, और ये हैं हमारे हाइगेंस सर। इनके बारे में भी पढ़ना है। हाइगेंस सर क्या कहते थे और न्यूटन सर क्या कहते थे। न्यूटन सर कहते थे कि जो प्रकाश है ना, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना, डिग 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 डिग। अब वो पता नहीं कण कैसे हो सकते, कण प्रिज्म की तरह भी हो सकते, कण गोल भी हो सकते हैं, कण टेढ़े मेढ़े कुरकुरे जैसे भी हो सकते हैं, पता नहीं, है ना। ये सर कुरकुरे का नाम ले लिया, अभी जा रहे हैं सर। खास करके जो हमारे गुड़िया डिपार्टमेंट है ना, गुड़िया डिपार्टमेंट, गुड़ियाज डिपार्टमेंट, उनमें तुरंत इस चीज की एक्टिविटी दिख जाती है। हो सकता है पास में दुकान हो तो आज कुरकुरे बिक जाने हैं। तो अगर टेढ़े मेढ़े पार्टिकल का कोई आकार नहीं होता, ये न्यूटन सर कह रहे थे कि प्रकाश किस रूप में चलता है, बड़ा मत यही था, बड़ा मत यही था कि प्रकाश आखिर चलता किस तरह से है। बहुत लोग, क्योंकि जब तक बच्चों ये चीजें नहीं पता लगेंगी हम उस पर रिसर्च कैसे कर पाएंगे। तो आज इन दोनों लोगों के बीच में युद्ध होने वाला है। क्या होने वाला है? आज इन लोगों के बातों में युद्ध होगा। न्यूटन सर कहे कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, छोटे छोटे कणों से जिनका कोई आकार निश्चित नहीं होता। डिग 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 डुम, डिग 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 डुम डुम डिंग, ये इस प्रकार से होता है। छोटे छोटे कण होते हैं, पता नहीं आकार कैसा होता है, ये नहीं। और इन कणों को इन्होंने क्या बोला बच्चा पार्टी? इन्होंने बोला कणिका। इन्होंने क्या बोला? कणिका। इन्होंने बोला बच्चा पार्टी कणिका। हमसे ठीक है। हाँ, तो इनको क्या बोला गया? कणिका बोला गया। इनका क्या होता है? द्रव्यमान नहीं होता। इन कणों का क्या होता है? द्रव्यमान नहीं होता। ना इन कणों का द्रव्यमान होता है, ना ही इन कणिकाओं का आकार निश्चित होता है। आकार निश्चित नहीं होता, आकार निश्चित नहीं होता। ये कौन कह रहा था? ये हमारे न्यूटन सर कह रहे थे कि भैया जो प्रकाश है वो छोटे 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 कणों से मिलकर के बना होता है, ना तो इनका कोई आकार होता है, ना इनका द्रव्यमान होता है। क्योंकि बच्चों अगर द्रव्यमान नहीं होगा, ठीक है, अगर द्रव्यमान नहीं होगा, द्रव्यमान मतलब होगा, ज्यादा होगा, तो सोचो प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, हमारी आंखों में पड़ रहा है, तो हमारी आंखें क्या होंगी? कहेंगे ऐसे धूल का कण तो छोटा सा पड़ जाता है तो किरीर किरीर होने लगता है। तो सोचो प्रकाश के कण लगातार आपतित होंगे हमारी आंखों में, लगातार गिरेंगे तो हमारी आंखों का क्या हाल होगा? आए, हमारी आंखों का क्या हाल होगा?
समझ में आया? समझ में आया? तो द्रव्यमान नहीं होता, आकार निश्चित नहीं होता, ये कौन कहे? न्यूटन सर ने कहा कि प्रकाश छोटे छोटी कणिकाओं के रूप में चलता है, जिनका ना तो द्रव्यमान होता है ना तो आकार निश्चित होता है। और ये किस चाल से चलती हैं? तो प्रकाश की चाल से चलती हैं, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से चलती हैं। इन्होंने ये चीज बताई। लेकिन बच्चों, प्रकाश कणों के रूप में चलता नहीं। इन्होंने एक और दो बहुत सारी चीजें इन्होंने कही। इन्होंने ये कहा कि जो डेंसर मीडियम है, अर्थात सघन माध्यम, वहां पर प्रकाश किरणों, प्रकाश कणों का, इन कणिकाओं का वेग ज्यादा होता है। अच्छा, आप बताओ, जरा मुझे जवाब आना चाहिए, ठीक है? आज कमेंट बॉक्स में देखना चाहिए मुझे कि कितने बच्चे एक्टिव हैं किस बात को लेकर के, कि प्रकाश की चाल सघन माध्यम में ज्यादा होती है कि विरल माध्यम में? जिस माध्यम में ज्यादा होती है वो जवाब यहां पर दिखना चाहिए। जल्दी से बताओ, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है वो यहां पर जवाब आना चाहिए मेरे सामने। जल्दी जल्दी। और बाबू, अगर ऐसा कमेंट करने जब आना तो लाइक भी कर देना। हाँ, तुम्हारे एक लाइक का इंतजार तुम्हारा बड़ा भाई कर रहा है। बड़ा भाई तुम्हारे एक लाइक का इंतजार कर रहा है दोस्त। हाँ, विरल विरल विरल, अच्छा विरल। ए सघन वाले, ओ बाप रे बाप, सघन वाले कितने हैं? ये थप्पड़ पड़ेगा ना, तुम्हारा मुंह सघन हो जाएगा, इसे सूजन हो जाएगा, इसे सघनता आ जाएगी तुम्हारे मुंह पे। सही बता रहे हैं? अरे बताया गया था बाबू पहले भी, अभी प्रकाश किरण प्रकाश की पढ़ के आ रहे हो। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होने की वजह से ही आपतित प्रकाश किरण जब अपवर्तित होकर के दूसरे माध्यम में, विरल माध्यम में जाती है, तो अभिलंब से दूर हटती है, क्योंकि उसका वेग बढ़ जाता है। जबकि सघन माध्यम में अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्यों? क्योंकि उसका वेग कम हो जाता है सघन माध्यम में। तो यहां पर प्यारे बच्चों, आइजैक न्यूटन सर जो थे ना, उन्होंने क्या कहा अपने कणिका सिद्धांत में? इन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे बोला गया कणिका सिद्धांत। क्या बोला गया? प्रकाश का कणिका सिद्धांत। इसमें इन्होंने ये कहा, इस सिद्धांत में इन्होंने बच्चा पार्टी ये कहा कि जो प्रकाश है ना, प्रकाश की किरण है, वो सघन माध्यम में उसका वेग ज्यादा, इन कणिकाओं का सघन माध्यम में वेग ज्यादा होता है। मतलब बच्चों, अगर प्रकाश ये टिचिक 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 ये आ रहे हैं कॉर्पस्कल, हाँ, कणिकाएं आ रही हैं, और जब ये अभिलंब है, ठीक है, अगर इस तरफ बच्चों कौन सा माध्यम है, ध्यान से सुन लो पहले, अगर इस तरफ बच्चों है सघन माध्यम, कैसा माध्यम है? सघन माध्यम। तो इन्होंने कहा कि यहां के जो सघन माध्यम के कण है ना, वो इन कणिकाओं को अपनी ओर तेजी से खींचते हैं। मान लो ये सघन माध्यम का कण है, इसको खींचता, खिंचिक, आओ तुम इधर आओ, तुम भी इधर आओ, तुम भी इधर आओ, सभी कणों को अपनी ओर खींच लेता है। इसलिए कणिकाएं क्या होती हैं? अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। इनका भी कहने का अर्थ यह था कि प्रकाश किरण जो होगी, अर्थात प्रकाश के जो कण होंगे, वो अभिलंब की ओर झुकेंगे सघन माध्यम में, लेकिन इस वजह से झुकेंगे क्योंकि वहां पर उन कणों का वेग बढ़ जाएगा। किनका? प्रकाश कणिकाओं का। इन कणिकाओं का वेग बढ़ जाएगा, और बढ़ेगा क्यों? क्योंकि सघन माध्यम के कण उन कणिकाओं को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। द्रव्यमान जिनमें होता है, गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है, आकर्षण। समझ गए ना? समझ गए ना? समझ रहे हो ना ये चीज? खैर, लेकिन ये बात गलत हुई, क्योंकि बच्चों प्रकाश कणों के रूप में नहीं चलता, और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। इसको हमारे वैज्ञानिक फोकाल्ट सर ने, कौन? लिख लो अपनी कॉपी में, फोकाल्ट सर ने अपने प्रयोगों में सिद्ध करके बता दिया कि भैया ये लो, हम प्रयोग ही कर दे रहे हैं, तुम खाली वही थॉट एक्सपेरिमेंट। ये आदमी बंदा जो था ना, थॉट एक्सपेरिमेंट बहुत करता था, गुरुत्वाकर्षण का नियम पूरा थॉट एक्सपेरिमेंट पर बना दिया। प्रकाश के सातों रंगों को थॉट एक्सपेरिमेंट की मदद से फिर सोचने लगा कि सब लोग भैया गोलाकार लेंस बना रहे हैं, गोली लेंस बना रहे हैं, बेलनाकार लेंस बना रहे हैं, हम तिकोने कई आकृतियों को मिला करके एक नया आकार बना देते हैं, प्रिज्म बना दिया।
इस इंसान ने प्रिज्म बना दिया और प्रिज्म से सातों रंगों को बिखेर करके दिखा दिया कि श्वेत प्रकाश में एक रंग नहीं है सफेद कलर का, उसमें 7 रंग छिपे हुए हैं। ऐसा इंसान था ये हमारे न्यूटन सर। तो हमारे न्यूटन सर जो थे, इन्होंने बताया था कि कणिकाओं का वेग, प्रकाश कणिकाओं का वेग सघन माध्यम में ज्यादा होता है, विरल माध्यम में कम होता है। लेकिन 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 प्रयोगों के बाद जब फोकाल्ट सर आए तो अपने प्रयोगों में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भैया जो प्रकाश होता है, ये लो प्रयोग हमारे, हम इन्होंने प्रयोग करके दे दिया सीधे फोकाल्ट सर ने। उन्होंने कहा कि भैया जो प्रकाश होता है वो विरल माध्यम में ज्यादा तेज गति से चलता है। ये देखो वायु में उन्होंने स्पीड बता दी, ये देखो बहुत तेज चल रहा है, और कांच के भीतर उन्होंने स्पीड प्रयोग करके बता दी, देखो कम चल रहा है, कम तेज चल रहा है। उन्होंने अपने प्रयोगों से सिद्ध करके दिखाया। और सिद्ध कब किया इन्होंने? 1675 ईस्वी में, 1678-76 ईस्वी में ऐसे इन्होंने सिद्ध कर दिया। और न्यूटन का कणिका सिद्धांत कब आया बच्चों? तो 1675 ईस्वी में आया। न्यूटन का कणिका सिद्धांत कब आया? 1675 ईस्वी में आया। ठीक है, 1675 ईस्वी में आया। इसके बाद कहीं अब ये न्यूटन का कणिका सिद्धांत जो था, इन्होंने खैर व्याख्या की, परावर्तन की भी व्याख्या की, प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या की और अपवर्तन की भी व्याख्या की। इन्होंने अपवर्तन की भी व्याख्या की कि प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है। इन दोनों चीजों की व्याख्या की अपवर्तन की व्याख्या में, लेकिन ये बताने में असफल हो गए कि जो भैया सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है, जबकि इन्होंने क्या कह दिया आइजैक न्यूटन सर ने कि प्रकाश का वेग ज्यादा होता है। तो कुल मिलाकर के इनकी अपवर्तन की व्याख्या भी गलत साबित हो गई, केवल परावर्तन की व्याख्या कर पाए। परावर्तन की व्याख्या समझ सकते हो कि प्रकाश, ये कॉर्पस्कल ऐसे ऐसे आ रहे हैं और ये टकरा करके ऐसे ऐसे चले गए, बस बात खत्म। तो इस प्रकार से परावर्तन की व्याख्या तो कर पाए थे, लेकिन अपवर्तन की व्याख्या में प्रकाश के वेग की तुलना करने में गड़बड़ हो गई, यहीं से इनका काम खत्म हो गया। प्रकाश में बच्चों बहुत चीजें होती है, ऊष्मीय प्रभाव होता है ना, प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है, तो ये सब चीजें होती हैं। तो प्रकाश का केवल परावर्तन की व्याख्या कर पाए आइजैक न्यूटन सर, और यहीं से इनके सिद्धांत को दबा दिया गया, काम खत्म कर दिया गया। प्रकाश कणों के रूप में चलता है, इनकी प्रस्तावना को ठुकरा दिया गया। लेकिन बच्चों प्रकाश में जब आप चैप्टर नंबर 11 पढ़ोगे, कौन सा? इसके बाद का चैप्टर, ए भाई क्रांति आ जाएगी, क्रांति आ जाएगी चैप्टर नंबर 11 को पढ़ के, जब हम पढ़ेंगे प्रकाश की द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। अर्थात प्रकाश में क्या है? दोनों गुण होते हैं। जरूरत पड़ने पर कण बन जाती है प्रकाश, और जरूरत पड़ने पर तरंग बन जाता है प्रकाश, दोनों तरह से। क्योंकि इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो तरंग सिद्धांत दिया था, लेकिन सारी चीजें इनसे भी नहीं पॉसिबल हो पाई थी। आज बच्चों इंट्रोडक्शन लेक्चर है, पहले समझो कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या और इतिहास क्या है। तरंग सिद्धांत, वही कोई 1675 में ये दिए अपना सिद्धांत, इनका सिद्धांत गलत हुआ, ये टपक पड़े। इन्होंने 1678 ईस्वी में सिद्धांत अपना दे डाला, तरंग सिद्धांत, 3 साल बाद। इनका कहना था कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है तो ऐसे थोड़ी चला आता है। इनका कहना था कि भैया प्रकाश जो सूर्य का पृथ्वी तक आता है। बच्चों 17वीं शताब्दी की बात है, तब इतने संसाधन नहीं थे, तब इतने संसाधन नहीं थे कि अंतरिक्ष में चले जाएंगे और पता कर लेंगे भैया अंतरिक्ष में तो कुछ है ये नहीं है, यहां तो कुछ नहीं है, वैक्यूम है, पूरा का पूरा खाली है सब, करोड़ों किलोमीटर तक कुछ है ये नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, कोई मीडियम नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा था आइगन सर ने कि मीडियम है, और वो मीडियम माना था अंतरिक्ष में। इन्होंने एक मीडियम माना कि जितना भी अंतरिक्ष है, जितना भी स्पेस है, वहां पर एक मीडियम है, एक माध्यम है जो रहता है, उसका नाम इन्होंने दिया ईथर। क्या नाम दिया? ईथर। उन्होंने कहा, कल्पना की कि भैया पूरे स्पेस में ईथर है। इनका काम खत्म, न्यूटन सर का काम खत्म। इन्होंने कण बताया, इन्होंने तरंग बताया, और इन दोनों का मिक्स वेज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 में।
क्या पढ़ेंगे? मिक्स वेज। प्रकाश कणों की भांति भी व्यवहार करता है, प्रकाश तरंगों की भांति भी व्यवहार करता है, लेकिन वहां की कहानी कुछ अलग होगी। वहां पर कहानी बदल चुकी होगी, क्योंकि ये अनुदैर्घ्य तरंगे मान रहे थे, जबकि मैक्सवेल सर जब एक्सप्लेन करेंगे कि भैया प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उनके कॉन्सेप्ट को उठाया जाएगा और बताया जाएगा। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग जैसा व्यवहार करती है, ट्रांसवर्स वेव जैसा व्यवहार करती है। जब मैक्सवेल सर एक्सप्लेन करके बता दिए, तब फिर तरंग का वो सिद्धांत लिया गया। प्लांक सर आए, उन्होंने भी बताया कि भैया प्रकाश जो होता है वो छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है, कण के रूप में तो नहीं चलता। न्यूटन सर ने जैसा कहा था, तो कण के रूप में तो नहीं चलता, लेकिन छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट बंडल के रूप में चलता है, जिन्हें हम फोटान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटान, जिनकी ऊर्जा होती है E बराबर h²। वो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 में, जहां पर बहुत सारी थ्योरी निकल करके आएंगी, और यहीं से शुरुआत होती है हमारे मॉडर्न फिजिक्स की, इसकी आधुनिक भौतिकी की, मॉडर्न फिजिक्स, जिसके जनक कहे जाते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। बहुत कुछ पढ़ेंगे हम लोग, बहुत कुछ पढ़ेंगे, सीखेंगे, मजा आएगा। लेकिन उसके लिए आप सभी की जरूरत यह है कि मन लगा करके बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए अब जुट जाना है ना? समझ रहे हो? सर दीपक सर ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी उनको यहां पर स्टूडियो में खड़े होकर के क्लास लेना इतना आसान नहीं है ना। तो बच्चों चैप्टर नंबर 11 वो सारी बातें होंगी, उसमें कण और तरंग दोनों बातें होंगी। किसकी किसकी बात होगी? उसमें कण भी होगा और तरंग भी होगा। इसीलिए पता जब चल जाएगा कि भैया प्रकाश कण भी है और प्रकाश तरंग भी है, दोनों है, लेकिन जरूरत के हिसाब से व्यवहार करता है। अगर वो सोलर पैनल वाली प्लेट पे पड़ जाए तो वो क्या होते हैं? कण होते हैं। जो सोलर पैनल वाली प्लेटें देखते हो ना, सोलर सिस्टम लगे हुए हैं, उनमें जब प्रकाश गिरता है ना, तो वो कणों के रूप में माना जाता है कि भैया कणों के रूप में गिर रहा है। एक फोटान आया, उसने एनर्जी दिया E बराबर h², वो एनर्जी को लेकर के एक इलेक्ट्रॉन अपने पास स्टोर कर लिया और लेके दौड़ा कहां पर? दौड़ करके भागा किसके पास? बैटरी के पास। बैटरी के पास गया, कहा भैया ये लो, मैं फिर चला। इलेक्ट्रॉन आया, पूरी ऊर्जा किसको दे दिया? पूरी ऊर्जा दे दिया बैटरी को। फिर चला खाली बैग लेकर के, फिर खाली बैग लेकर के पहुंचा सतह पर। कहां पर? वही सोलर पैनल की प्लेट पर। फिर इंतजार करता है कि आ जाओ फोटान भैया। फोटान भैया आए, गिरे, फिर E बराबर h² ऊर्जा ले लिया। कहां है बैटरी? बैटरी को और भागा, फिर पूरा ऊर्जा का पैकेट उसको दे दिया। इस प्रकार से बैटरी फिर चार्ज हो जाती है। तो ये चीजें प्यारे बच्चों हम लोग सेकेंड मतलब 11 चैप्टर में पढ़ेंगे, जहां पर कण और तरंग दोनों, इसीलिए बोला जाएगा कि प्रकाश जो है ड्यूअल नेचर का होता है। कण भी होता है, तरंग भी होता है। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है बच्चों? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत, कणिका सिद्धांत को समझाने के लिए आज हमारे पास कुछ आपसे पूछने के लिए क्वेश्चंस भी होंगे। जैसे कि मैं जैसे ही आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा बच्चों, तो मेरे पास ये कुछ प्रश्न होंगे। इस टॉपिक पर आधारित प्रश्न, मतलब जो आज मैंने टॉपिक पढ़ाया है उस पर आधारित मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा कि तरंगाग्र क्या होता है, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को समझाएं, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत की व्याख्या करें, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के क्या परिणाम हुए, न्यूटन के कणिका सिद्धांत को समझाएं। तो क्या न्यूटन के कणिका सिद्धांत को अब आप समझा सकते हो? अरे सर, आपने जिस तरह से बताया है, इस तरह से अगर लिखेंगे तो हमको 2 नंबर भी नहीं देगा। हाँ, हमको टीचर हमारा 2 नंबर भी नहीं देगा। ऐसे नहीं देगा, लेकिन ऐसे में देगा। ओहो, तरंगाग्र अभी बाद में बताते हैं। ऐसे में देगा कि नहीं देगा? बोलो, ऐसे में देगा कि नहीं देगा? बच्चों एक चीज याद रखो, जो बच्चे सिर्फ YouTube के माध्यम से टारगेट बोर्ड से पढ़ रहे हैं, उनको मैं यहां पर हट जाता हूं। ए भाई हटूंगा नहीं, मेरे फोटो लो आप लोग। इधर कौन सा शब्द दब रहा है? नहीं, अब फोटो लो, इधर आ जाए। अच्छा इधर आ जाए, हाँ इधर आ जाए। फोटो आनी चाहिए सर, फोटो आनी चाहिए, है ना? एक बार इधर से फोटो ले लो थोड़ी सी, और इधर के अक्षर हट रहे हो तो इधर से स्क्रीनशॉट ले लो। फोटो आनी चाहिए मेरी। क्या है बच्चों कि अगर 2 अंक का ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रकाश से संबंधित न्यूटन का कणिका सिद्धांत समझाइए, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, तो ऐसे नाम होते हैं कि सोच, अगर होता तो ऊट पटांग तो ऐसे बोल देते। न्यूटन का कणिका सिद्धांत सन 1675 ईस्वी में न्यूटन ने बताया प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है, जिन्हें हम कणिका बोलते हैं, कॉर्पस्कल्स बोलते हैं। ठीक है,
अब जो चीज मैंने बच्चों अभी लिख के आपको समझाई बताया वही यहां पर टाइप है बस। इन कणिकाओं का द्रव्यमान नहीं होता है, यहां पर यही भी लिखा होगा, यहां पर भी बच्चों यही लिखा होगा कि द्रव्यमान नहीं होता है, आकार निश्चित नहीं होता, प्रकाश की चाल से चलते, छोटे छोटे आकार के होते, यही सब बातें हैं। तो टाइप इसलिए करा लिया क्योंकि मुझे आपको बहुत शुद्ध भाषा में लिख करके बहुत कुछ समझाना है आज, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है, बहुत कुछ आपको समझाना है। तो इन कणिकाओं का द्रव्यमान नहीं होता है, इन कणिकाओं की आकृति और आकार निश्चित नहीं होते हैं, इनका वेग, इन्हीं कणिकाओं का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न होता है। भिन्न भिन्न माध्यमों में मतलब द्रव में अलग, कांच में अलग, वायु में अलग, इन कणिकाओं का जो वेग होगा वो सभी माध्यमों में अलग अलग होगा। अलग अलग रंगों की कणिकाओं का वेग अलग अलग होता है। अब न्यूटन सर तो चालाक थे, उन्होंने तो खोज ही लिया था कि श्वेत प्रकाश नहीं भैया, उसमें कई रंग होते हैं, 7 रंग। इन्होंने ही तो विबग्योर को बताया था, बोलो 7 रंग उन्हीं ने तो बताए थे, किसने? न्यूटन सर ने। तो अलग अलग रंगों के जो कणिकाएं हैं उनका वेग अलग अलग होता है, ये उन्होंने कहा था। न्यूटन के प्रकाश के परावर्तन व अपवर्तन की व्याख्या करते हुए बताया कि प्रकाश की चाल विरल माध्यम में कम परंतु सघन माध्यम में अधिक होती है। ये बात मैंने बताई ना? अरे बताई यार कि नहीं बताई यार, बोलो बताई ना? मेरी इसमें गलती है क्या? मतलब हर एक गलती तुम मेरे अंदर ढूंढते हो, गलत बात। नो 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 नो, ऐसा होने नहीं देंगे हम, ये चीज है। लेकिन बच्चों ये जो बताया ना इन्होंने कि प्रकाश की परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या करते हुए ये कहा कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कम, जो कि गलत निर्णय था। क्यों? क्योंकि हमारे नोट पॉइंट में मैंने लिख दिया, परंतु वैज्ञानिक फोकाल्ट ने अपने प्रायोगिक प्रेक्षणों में सिद्ध किया 1850 ईस्वी में। 1675 की बात कब जाके प्रूफ हुई मेरे लाल बाल गोपाल जी? 1850 ईस्वी में प्रूफ हुई कि भैया कि प्रकाश की चाल विरल माध्यम में सबसे अधिक होती है, विरल माध्यम में सबसे अधिक होती है। यह चीज क्लियर हो पाई, ठीक है? यह चीज तब जाके क्लियर हो पाई, समझ गए? तो यह है न्यूटन का कणिका सिद्धांत, समझ गए बाबू? किसी को कोई भी प्रकार की तकलीफ हो, ठीक है, किसी भी प्रकार की तकलीफ की न्यूटन के कणिका सिद्धांत को समझने में ना आई हो, ठीक है, तो आप बताना मुझे, ना आई हो तब बताना, ठीक है? और बच्चों फिर मैंने यहां पर क्या बताया? मैंने यहां पर बताया कि हाइगेंस सर ने तरंग सिद्धांत बताया, जिसमें इन्होंने बताया कि भैया प्रकाश कणों के रूप में नहीं चलता, प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। तरंग, इन्होंने जो तरंग बताया कि तरंग किस प्रकार चलता है, तो इन्होंने बताया कि भैया प्रकाश जो है अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में चलती हैं। इन्होंने क्या बताया? प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंग है, एक यांत्रिक तरंग है, इन्होंने ये तक कह डाला, मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंगे हैं। और आपको पता है बच्चों, यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और उस माध्यम को इन्होंने ईथर बता डाला कि इस पूरे अंतरिक्ष में, पूरे यूनिवर्स में ईथर फैला हुआ है। क्यों ईथर फैला हुआ है भैया? इन्होंने कल्पना, बस कल्पना करे तैयार, कल्पना करे तैयार, और ये बता दिया कि भैया जो प्रकाश का वेग v है, प्रकाश का वेग v, किसी तरंग की चाल जो होती है, तरंग की चाल आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में, वो होती इक्वल टू √E/d। d क्या होता है? डेंसिटी। और E क्या होती है? इलास्टिसिटी। इन्होंने कहा कि ईथर की जो इलास्टिसिटी है ना, वो बहुत ज्यादा, और घनत्व बहुत 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 कम होता है भैया, ये भैया घनत्व बहुत ज्यादा कम होता है, और इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है। घनत्व कम, इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा, तो उसका वेग बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए ईथर में भी प्रकाश की चाल बहुत ज्यादा, इसी कारण प्रकाश बहुत जल्दी से सूर्य से पृथ्वी तक चला आता है, ये हमारे हाइगेंस सर का कहना था। लेकिन इन्होंने एक सिद्धांत नहीं दिया। जब लोगों ने सवाल उठाया कि भैया ईथर अगर है अंतरिक्ष में, तो जब हम गए थे तो वहां कुछ देखने को नहीं मिला, कई लोग तो कह रहे हैं अंतरिक्ष में कुछ होता ही नहीं है। इन्होंने कहा ऐसी बात है, तो इन्होंने अपना द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत दे डाला।
इन्होंने एक ही सिद्धांत नहीं दिया, तरंग सिद्धांत एक ही नहीं दिया, दूसरा सिद्धांत दिया जिसे द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत कहते हैं, जिसमें प्रकाश को फिर तरंगों के रूप में चल करके नहीं बताया, तरंगाग्र के रूप में चलता है, इसके बारे में बताया, वेव फ्रंट के रूप में चलता है। क्या है वेव फ्रंट की दुनिया, क्या है तरंग की दुनिया, कणों की दुनिया से निकल करके आए तरंग की दुनिया में। तरंग, प्रकाश एक प्रकार की तरंग है, यह बताया हाइगेंस सर ने। लेकिन फिर इन्होंने अपनी बात को बदलते हुए कहा कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, ठीक है, लेकिन बढ़ता आगे तरंगाग्र के रूप में है। तो क्या है तरंगाग्र, क्या है वेव फ्रंट, आइए सिखाते हैं। उससे पहले आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि हाइगेंस सर का जो तरंग सिद्धांत है पहला, जिसमें उन्होंने ईथर की कल्पना करके बताया, उसको मैं थोड़ा सा यहां पर सिद्धांत को बता देता हूं। ये कि हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत था, हाइगेंस वेव थ्योरी, कि न्यूटन के कणिका सिद्धांत के 3 वर्ष बाद 1678 ईस्वी में इंग्लैंड के हाइगेंस सर ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसमें इन्होंने दो बातें बताई कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, दूसरी बात बताई कि प्रकाश तरंगे प्रकाश की चाल से चलती हैं। और इन दोनों बातों को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने यह कहा कि हाइगेंस ने इसके सर्वव्यापी ईथर की कल्पना की, क्योंकि यह भारहीन है, ईथर बहुत हल्का है तथा सभी माध्यमों में प्रवेश कर जाता है, बहुत डेंसिटी कम है तो सभी माध्यमों में चला जाता है, इसका घनत्व कम तथा प्रत्यास्थता अधिक है। प्रकाश तरंग ईथर में, प्रकाश तरंग ईथर मतलब अंतरिक्ष में ईथर फैला हुआ है, तो प्रकाश तरंग ईथर में तीव्र वेग v बराबर √E/d से चलती है। इस सिद्धांत के अनुसार अलग अलग रंगों की प्रकाश तरंगों की लंबाइयां अलग अलग होती हैं। ये इनका कणिका सिद्धांत, न्यूटन का तरंग सिद्धांत है, तरंग सिद्धांत है। लेकिन यह सिद्धांत बच्चों आप सभी को पता है कि यह सिद्धांत क्या साबित हुआ है, गलत साबित हुआ। यह सिद्धांत गलत साबित रहा, क्योंकि क्या परिणाम हुए वो सब आप आगे बाद में बताएंगे। यह सिद्धांत गलत हो गया, क्योंकि अंतरिक्ष में ना तो ईथर है ना कुछ। आइए समझाते हैं कि प्रकाश जो हाइगेंस ने द्वितीयक तरंग का सिद्धांत दिया अपना, हाइगेंस ने जो द्वितीयक तरंग का सिद्धांत दिया, हाइगेंस का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत, हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होती हैं, हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत में सुधार करते हुए नया सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसका चित्र बना करके अच्छे से समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अपने दूसरे तरंग सिद्धांत में कहा कि प्रकाश तरंगों के रूप में न चल करके तरंगाग्र के रूप में चलता है, प्रकाश तरंगों के रूप में न चल करके तरंगाग्र के रूप में चलता है, ठीक है, तरंगाग्र के रूप में चलता है। तो क्या होता है तरंगाग्र, पहले तो मैं आपको सिखाना चाहूंगा। जैसे बच्चों ये नदी है, क्या है, ये नदी है, कल्पना करो ये नदी है। हा सर, ये नदी का ऊपरी तल है। आपने नदी के ऊपरी तल में आप जैसे खुराफेची बच्चे, आप जैसे खतरनाक लड्डू गोपाल जैसे बच्चे जब यहां पर नदी किनारे पहुंचे तो उन्होंने एक बड़ा सा ढेला उठाया और ढेले को नदी में दे मारा, नदी में दे मारा, ढपाक, ऐसे बड़ा सा पत्थर उठाया और कहा ये लो, फेंक दिया। जैसे ही नदी में ढेला गिरा, वो पत्थर गिरा, क्या हुआ, क्या हुआ, नदी में लहरें उत्पन्न हुई, जैसे आप लहरें बोलते हो। लेकिन इनका वो कहना था कि वो ऊर्जा चारों तरफ जो फैलना शुरू हुई, वो लहरें ऐसे उठी ना, ऐसे जैसे यहां पर हुई, तो एक तो पहली बात तो ऐसे गड्ढा हुआ, और फिर इसके बाद जब आगे तरंगे उठेंगी भाई, आगे कुछ इस प्रकार से, बोलो क्या इस प्रकार से, क्या इस प्रकार से लहरें उत्पन्न होती हैं, बोलो क्या इस प्रकार से बच्चों लहरें उत्पन्न होती हैं, होती है ना। ये लहरें उत्पन्न होती है कि नहीं, ऐसे 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 चलती, मतलब ऐसे डप से गिरा तो जो उठा हुआ भाग है वो किनारे तक जाता है। आप नदी के बीच में ऐसे पत्थर फेंक के मार दो, वो किनारे तक ऐसे ढूम उठेगा और वो किनारे तक जाएगा, किनारे तक जाएगा, किनारे तक आएगा। वो होता है प्यारे बच्चों वेव फ्रंट। वो वेव फ्रंट जा रहा है किनारे तक। वो ऊर्जा जो आपने बीच में, तालाब के बीच में उत्पन्न की, वो ऊर्जा किनारे तक चल करके जा रही है, किनारे तक चल करके जा रही है। बीच में ऊर्जा उत्पन्न हुई लेकिन वो किनारे तक बढ़ रही है। जैसे ये
भाई बीच में ढेला आया ना, ये चारों ओर, ये बच्चों चारों ओर डुग 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 डुग। अब ऐसे मान लो ये नदी का पूरा तल है, ऊपर से आप देख रहे हो, आपकी नजरें ऊपर से चील की निगाह की तरह देख रही है ऐसे। आप मान लो हवा में उड़ रहे हो और ऐसे देख रहे हो ये तालाब है, और उस तालाब, अच्छा तालाब नहीं, बाल्टी ले लो यार, तालाब तालाब बोल रहे हैं, बाल्टी के बीच में ऐसे टपक से आपने एक कंकड़ दे मारा, वो चारों तरफ से फैल रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो माध्यम के कुछ जगहों पर कार्य क्या होते, कंपन की समान कला में होते हैं। मतलब जैसे पत्थर गिरा तो यहां बाद वाला जो जल है ना वो ऊपर आया, कहा भाई मैं भी उठूंगा, इधर के बगल वाला बोला भाई मैं भी, बगल वाला कण बोला भाई मैं भी। मतलब कंपन की समान कला में होने का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर टी टाइम पे कोई एक्स विस्थापन हो रहा है। नहीं समझ रहे हो यार, तुम नहीं समझ रहे हो, हम दे देंगे अभी तुम्हारे दो चार तो सही हो जाओगे। सही समझ नहीं पा रहे हो यार, एकदम नहीं समझ पा रहे हो। अच्छा पहली बात ये बताओ मुझे कि जब मेरी क्लास में बैठते हो तो ये मानते हो कि YouTube पर हम देख रहे हैं, मतलब YouTube पे एप्लीकेशन में जब भी क्लास चलती हो तो आप ये समझ के देख रहे हो कि हमारे सामने आनंद सर ऐसे स्क्रीन में पढ़ा रहे हैं, या ये मान के बैठते हो कि आनंद सर हमारे सामने है, कभी भी हमें पढ़ सकता है? ये यस और नो में जवाब देना। क्या मुझे सामने ऐसा पा करके महसूस करके पढ़ाई करते हो कि हाँ आनंद सर हमारे सामने है, कभी भी मुझे पढ़ सकता है? बोलो, पढ़ सकता है ना? हाँ तो फिर ये चीज याद रखना। हम ये कह रहे हैं कि यार तुम फील नहीं कर रहे हो, ये बाल्टी का तल है, ठीक है, उसमें हमने क्या फेंका, कण फेंका, टपक। अब जब कण फेंका तो पहले शांत जल था यार, बाल्टी की पूरी सतह शांत थी, जब हमने उस पर कण फेंका टपक से तो जल में क्या हो गया, कंपन उत्पन्न हो गया, जल में कंपन उत्पन्न हो गया। सही बात है सर, कंपन उत्पन्न हो गया। तो जो सतह थी ऐसे सतह थी, जैसे जहां पर पत्थर पड़ा, मान लो यहां पर सोचो, यहां पर पत्थर पड़ा, ये पूरी जल की सतह थी, ठीक है, ये जल की सतह पर मेरा हाथ ऐसे रखा हुआ है, ठीक है सर, ठीक है सर, एक सेकंड, ये यहां पर मैंने पत्थर डाल दिया तो यहां का जल ऐसे ऊपर उठ गया, यहां का जल ऊपर उठ गया, तो ये जो यहां के माध्यम जो जल की सतह के कण हैं, जल के सारे कण हैं, वो जो ऊपर उठे वही हुआ एक्स, क्या उनका हम मान लें विस्थापन, एक्स क्या मान लें उनका विस्थापन, एक्स ना मानो वाई मान लो, विस्थापन क्या मान लो वाई। और जितना आगे जो वही 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 ऐसे उठा, टी समय में ही इतना दूर आगे वेव गया, फिर आगे देखो वही दूर तक चला जाता है, वही उठा हुआ भाग दूर तक आता है, किनारे तक पहुंचता है, वो लहरें किनारे तक जाती हैं, वो कंपन किनारे तक धीरे धीरे शांत होता है, पहले ज्यादा उठा हुआ होता है, फिर धीरे 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 डाउन हो जाता है। सही बोल रहे हैं ना, सही बोल रहे हैं, समझ करो यार, फील करो भाई, यार भाई मैं नहीं समझा पा रहा हूं क्या, भी फील करो। तो वो जो विस्थापन होता है वो तरंग का विस्थापन होता है, वो जो वेव फ्रंट आगे बढ़ता हुआ जा रहा है ना, वो विस्थापन को पहले यहां है, देखो पहले भाई मेरे भाई ए भाई, पहले यहां पर ज्यादा उठा हुआ है, ये उठा हुआ भाग, ये उठा, ये सबको मिला देंगे तो ये वेव फ्रंट हुआ, और ये वेव फ्रंट अगले वेव फ्रंट को अगली जगह पर जो उठे हुए भाग हैं उनको मिला दो, ये वेव फ्रंट हुआ, ये तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ रहा है। तो टी समय में वायु विस्थापन, जो कण ऊपर नीचे लहरें हो रही हैं, जल के सतह के कण ऊपर नीचे इस प्रकार से हो रहे हैं, वो डिस्प्लेसमेंट किसका है, जल के कण का है। लेकिन जो वेव फ्रंट आगे बढ़ रहा है, तरंगे आगे तक जा रही हैं, ये डिग 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 डिग, तो टी समय में हो सकता है ये वेव फ्रंट यहां आया हो, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, तरंग का है। आपने क्या तरंग की समीकरण नहीं पढ़ी क्या बाबू, तरंग की समीकरण, ए बच्चा पार्टी, तरंग की समीकरण आपने 11th में पढ़ी होगी मेरे लाल बाल गोपाल, तरंग की समीकरण पढ़ी होगी, मुझे याद नहीं आ रहा यार, गलत ले लिया यार भाई, मैं एकदम रियलिटी बोलता हूँ ऑनेस्टली, गलत मोल ले लिया क्या, मुझे याद नहीं आ रहा तरंग की समीकरण। ये चीज बता करके मैं गलत चीज मोल ले रहा हूं, इतनी ज्यादा व्याख्या करनी नहीं है बच्चों। ये था y बराबर में a साइन ओमेगा टी प्लस का के एक्स, बोलो हाँ, y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस का के एक्स, सही बोल रहा हूं मैं, है ना? हल्के में ले रहे थे भाई लोग, हाँ हल्के में नहीं लेने। ये बच्चों y क्या है, कण का विस्थापन, कण का विस्थापन, जो जल के कण, माध्यम के जो कण हैं उनका कणों का विस्थापन। x क्या है,
तरंग का विस्थापन है, तरंग का विस्थापन है कितने समय में, टी समय में। टी क्या है, टी समय में। ये बच्चों हुआ करती थी इक्वेशन, तरंग की इक्वेशन, है ना। तो हम जो कुछ भी बोलते थे, तरंग पा बोले, पा तरंगाग्र के माध्यम से आपके कानों पे थपाक से पड़ता है। अरे आपके कान के पर्दे में पा शब्द पड़ता है यार, जब मैं बोल रहा हूं छापू, ये शब्द जो आपके दिमाग में पड़ा ना, ये दिमाग में कहना, सॉरी, कान के पर्दे में, वो तरंगाग्र के रूप में आगे जाके पड़ा। सर तरंगाग्र कहां है, मोबाइल से निकला नहीं, मोबाइल से निकला, ईयरबड्स लगाए होगे उससे निकला, वो आपके कान के पर्दे में तरंगाग्र के रूप में जा रहा है। तरंगाग्र क्या है, तरंगाग्र वह है बच्चों, समझना ध्यान से, किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, ये काल्पनिक पृष्ठ होता है, किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर उपस्थित माध्यम के कण कंपन की समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है। वाह भाई, सुभान अल्लाह, स्वागत है आप सभी का इस शानदार सी शायरी में। ठीक है, दाद दीजिएगा, दाद, अरे मतलब वाह वाह कीजिएगा। क्या परिभाषा क्या रहेगी बच्चा पार्टी, परिभाषा क्या लिखेंगे, अभी जो मैंने बोला, किसी माध्यम में, किसी माध्यम में, किसी माध्यम में खींचा गया, किसी माध्यम में खींचा गया, किसी माध्यम में, अभी टाइम है बच्चा पार्टी, मेरे पास बहुत टाइम है, अभी सब पढ़ाएंगा मैं। किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर उपस्थित, वह पृष्ठ, किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर उपस्थित, जिस पर उपस्थित माध्यम के कण, जिस पर उपस्थित माध्यम के कण कंपन की समान कला में हो, माध्यम के कण कंपन की समान कला में हो, समान कला में हो, कंपन की समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है बच्चों। हो गई तरंगाग्र की परिभाषा, हो गई। इतनी साधारण परिभाषा आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। सर ये कला क्या होता है बच्चों, ये जितना पार्ट आप ये देख रहे हो ना, ये डिग 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 चिक, ये पार्ट होता है कला। इसे बच्चों आप बोलते हो फेस, इसे क्या बोलते हो, फेस। आपका फेस नहीं, आपका फेस नहीं बोलते, आपके फेस को थोपड़ा बोलते हैं फेस, है ना। ये मतलब ऐसे हम क्या कह सकते, कला का मतलब क्या होगा, कला सर वो वाली आर्ट है क्या, वो वाली आर्ट कौन सी, कला सर ये कला वो वाली है क्या जो हम लोग बनाते थे आलेखन वगैरह, वो वाली नहीं। ये कला है बच्चों, इस बात की कला है, ये बताती है कि माध्यम के कण का विस्थापन, प्रत्येक जितने माध्यम के कण उपस्थित हैं उनकी विस्थापन कितना हो रहा है, समय, सब में संबंध बताते हुए ये कला बताई गई है। देख सकते हो यहां पे समय भी है, ठीक है, और x क्या है, विस्थापन भी है, और ये y क्या है, कण का विस्थापन है, x क्या है, पूरी तरंग का विस्थापन है, इस तरंग जो संचरित हो रही है इसका विस्थापन, ठीक है। अच्छा, तो कला में क्या होना चाहिए, समान कला में हो। कैसे हो बच्चों, समान कला में हो। समझ में आया क्या, समान कला में, किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर उपस्थित माध्यम के कण कंपन की समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है। क्लियर है, पहले से टाइप हो करके नहीं भाई, हर एक चीज बताएंगे। तरंगाग्र जब बढ़ता है बच्चों तो इसमें देख सकते हो तरंग इधर आगे बढ़ रही है और तरंगाग्र उसके, अच्छा आप सोचो, आप बाज बने हुए चील ऐसे देख रहे हो तालाब में, मैं कहना मैंने हटा दिया तालाब शब्द, हटाई वो क्या, हाँ तालाब हटा ही दिया था ना, बाल्टी ले लिया था, ए भाई बाल्टी ले लिया, बाल्टी में मैंने क्या फेंका, कंकड़ फेंका, ऊपर से देख रहा हूं तो तरंगाग्र ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा है, डिग 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 डिग, आगे आके बोलूं, तरंगाग्र ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। तो तरंगाग्र जो आगे बढ़ रहा है
आप देख रहे हो तरंगे इधर जा रही हैं और तरंगाग्र ऐसे बना हुआ है, फिर ऐसे बना हुआ है, फिर आगे देखेंगे ऐसे बड़ा बड़ा हुआ है, फिर और देखेंगे फिर और बड़ा हुआ तरंगाग्र। जितने किनारे तक जाएगा तरंगाग्र उतना बड़ा बनता जाएगा। अरे भाई उठी हुई लहरें, हम कहते हैं उठे हुए भाग को अपनाओ ना, नीचे वाला भाग लो, ऐसे टिचिक टिचिक ऐसे ऐसे जाएंगी। तो वो ऐसे ऐसे जाएंगे नहीं, हर जगह हर बार वो नहीं बन रहे हैं, वही पहला वाला ही भाग वो ऐसे बाद में आगे तक जाता रहता है। इसीलिए तरंगाग्र, तरंग का आगे वाला भाग तरंगाग्र होता है मेरे दोस्त, तरंग का आगे वाला भाग। जैसे ही आपने पत्थर मारा ऐसे उठा पानी, और वही उठा हुआ पानी लगातार आगे जा रहा है, ना कि बार बार उठ रहा है, यहां पर वही तरंगाग्र आगे जा रहा है, वो वेव फ्रंट है, टचक 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 आगे बढ़ता जा रहा है। तो तरंग संचरण की दिशा में सदैव लंबवत होता है। जो तरंगाग्र बनता है वो तरंग संचरण की दिशा के सदैव लंबवत बनता है। इस बात को नोट पॉइंट में लिख लो मेरे दोस्त, नोट पॉइंट में लिख लो, नहीं बहुत पीटेंगे तुम लोग को, कुछ नहीं लिखते हो ना क्या बच्चों। तरंग संचरण की दिशा में, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, तरंग संचरण की दिशा के सदैव, तरंग संचरण की दिशा के सदैव लंबवत तरंगाग्र बनता है, सदैव लंबवत तरंगाग्र बनता है, तरंगाग्र बनता है, याद रखना ये होता है तरंगाग्र बच्चों। और तरंगाग्र जो है वो 3 प्रकार का होता है। तरंगाग्र कितने प्रकार का होता है? तरंगाग्र 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। तरंगाग्र 3 प्रकार का होता है। पहला होता है बच्चा पार्टी गोलीय तरंगाग्र, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट गोलीय तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जो, वो पढ़ेंगे क्या बच्चा पार्टी? दूसरा हम लोग पढ़ेंगे समतल तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र। और तीसरा हम लोग जो पढ़ेंगे बच्चा पार्टी, वो पढ़ेंगे बेलनाकार तरंगाग्र। क्या पढ़ेंगे? बेलनाकार तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र। तो 3 प्रकार से तरंगाग्र पढ़ने हैं। ये गोलीय तरंगाग्र क्या होता है बच्चा पार्टी? गोलीय तरंगाग्र मतलब कोई भी स्रोत जो है वो गोलीय है, छोटा सा है, और इससे किरणें जो हैं वो चारों ओर निकल रही हैं ऐसे टिंग 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 टिंग, जैसे बच्चों सूर्य, जैसे में क्या बच्चों? सूर्य। जैसे ये क्या है, मान लो ये इसको पीले कलर का कर देते हैं, ये है सूर्य, ये हमारे हैं सूर्य देव। ये क्या है बच्चों? ये सूर्य देव है। ये क्या है बच्चा पार्टी? सनलाइट, ये सन है, सूर्य। तो ये चारों ओर प्रकाश क्या हो रहा है? फैल रहा है। सूर्य के चारों ओर प्रकाश फैल रहा है ना, प्रकाश जा रहा है, तो इससे बन रहा है, ठीक है। लेकिन माध्यम के कुछ कण क्या होंगे? कंपन की समान कला में होंगे। तो ये इस प्रकार से बच्चा पार्टी गोलीय तरंगाग्र बन रहा होगा। मैं ज्यादा देर इस पर चर्चा न करके आगे बढ़ूंगा। ये माध्यम के कण, भैया वही बात मैं जो अभी बोल रहा था बच्चा पार्टी, वही बात कि टी समय में एक्स विस्थापन, टी समय में वाई विस्थापन हर एक कण का, यहां भी वाले कण का, यहां भी वाले, यहां भी वाले, यहां भी वाले, यहां भी वाले, यहां, इन सब का एक साथ टी समय में बराबर विस्थापन हुआ है, बराबर समान विस्थापन है। इन सभी बिंदुओं को मिला देंगे तो ऐसा मिलाया गया जो पृष्ठ होगा, इस पृष्ठ को बच्चों गोलीय तरंगाग्र कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? गोलीय तरंगाग्र कहा जाएगा। तो इस प्रकार से बोला जाएगा कि किसी बिंदु स्रोत से चलने वाले प्रकाश किरण या प्रकाश के माध्यम में उपस्थित वे कण जो कंपन की समान कला में हो, उनको मिलाकर खींचा गया पृष्ठ जो होगा वो बच्चों गोलीय तरंगाग्र कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? इसके बारे में लिखना पड़ेगा। गोलीय तरंगाग्र में ऐसा प्रकाश स्रोत, ऐसा बिंदु प्रकाश स्रोत
ऐसा बिंदु प्रकाश स्रोत जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें, जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें, चलने वाली प्रकाश या जिससे चलने वाला प्रकाश, जिससे चलने वाला प्रकाश, अब किरणें शब्द ही न लो, जिससे चलने वाला प्रकाश सभी दिशाओं में संचरित होता है, सभी दिशाओं में संचरित होता है, संचरित होता है, तो किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर, तो किसी निश्चित बिंदु को, किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर, बिंदु को केंद्र मानकर, यहां केंद्र किसको माना गया? सूर्य को केंद्र मानकर खींचा गया पृष्ठ, खींचा गया गोलीय पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ गोलीय तरंगाग्र कहलाता है, गोलीय तरंगाग्र कहलाता है, गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। समतल तरंगाग्र क्या होता है बाबू? पूरा समय है मेरे पास, एक एक की पिटाई कर दूंगा अगर कोई कुछ बोला तो। बच्चों समतल तरंगाग्र क्या होता है? इसमें एक ही दिशा में तरंगे संचरित होती हैं, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से तरंगे संचरित होती, ये एक ही प्रकार से बच्चों क्या हो रही हैं? तरंगे संचरित होती हैं, एक ही प्रकार से तरंगे संचरित होती है, एक ही दिशा में। क्या बच्चा पार्टी? एक ही दिशा में तरंगे संचरित होती हैं। तो इसको मिलाकर के कुछ इस प्रकार से यहां पर वेव फ्रंट बन रहा है। ये समतल तरंगाग्र है बच्चों। ये कैसा तरंगाग्र है? हम कहेंगे कि इसमें जो खींचा गया पृष्ठ होगा वो समतल तरंगाग्र हो। ऐसे जैसे टार्च की लाइट है, ऐसे चौकोल मान लो आयताकार कोई, ठीक है, उसके एक ही दिशा में प्रकाश बढ़ रहा है, तो उसमें भी माध्यम के कण सभी जगह पर कुछ ना, ऐसे जो प्रकाश आगे बढ़ रहा है वो वेव फ्रंट से ही बढ़ रहा है, टक 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 आगे बढ़ेगा, टिक 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 टिक, वो वेव फ्रंट की मदद से ही आगे बढ़ेगा। बच्चों ये भी जो बनेगा पृष्ठ, ये समतल तरंगाग्र बनेगा। ये क्या बनेगा बच्चों? ये इसे ही बच्चों हम क्या कहेंगे? समतल तरंगाग्र कहेंगे। इसमें जो तरंगे होंगी वो एक ही दिशा में संचरित हो रही होंगी। ठीक है, क्लियर है बच्चों? इसमें परिभाषा लिखना पड़ेगा क्या? परिभाषा लिखना पड़ेगा क्या? ठीक है, जैसे यहां पर लिख देंगे, ऐसा प्रकाश स्रोत, ऐसा प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत जिससे जिससे प्रकाश तरंगे, जिससे प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में संचरित हों, जिससे प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में, एक ही दिशा में संचरित हों, ऐसा प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में संचरित हों, तो ऐसा प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में संचरित हो, तो एक ही दिशा में, एक ही दिशा में संचरित हो, तो उनके लंबवत खींचा गया पृष्ठ, तो उनके लंबवत खींचा गया पृष्ठ, उनके लंबवत खींचा गया पृष्ठ, खींचा गया पृष्ठ समतल तरंगाग्र कहलाता है। समतल तरंगाग्र कहलाता है। अब बेलनाकार तरंगाग्र क्या होता है? समतल तरंगाग्र कहलाता है। बेलनाकार तरंगाग्र सर किस तरह से होता है? बेलनाकार तरंगाग्र मेरे बाबूजी कुछ इस प्रकार से होता है। मान लो ये कोई ट्यूब लाइट है। ये क्या है बच्चा पार्टी? ये कोई ट्यूब लाइट है। ये कोई क्या है? ट्यूब लाइट है जो जल रही है। ट्यूब लाइट गोल गोल है, ऐसे राड जैसी वो जल रही है। तो इससे क्या होता है? प्रकाश चारों दिशाओं में चलता है। इससे प्रकाश क्या बच्चों? इधर भी चला, इधर भी चला, इधर चला, मैं उधर चला, और बच्चों ये इस दिशा में सभी, ओहो, सभी दिशाओं में चल रहा है। सभी दिशाओं में ये प्रकाश
जा रहा है, इस दिशा में भी प्रकाश जा रहा है। आपको पता है ना कि भैया रॉड का जो जो ट्यूबलाइट होती है उसका प्रकाश सभी दिशाओं में चलता है, सभी दिशाओं में, चारों दिशाओं में फैलता है कि नहीं? चारों दिशाओं में फैलता है, चारों दिशाओं में फैलता है, इस प्रकार से ये फैलता है। तो इसमें खींच करके कहीं पर माध्यम के कण कंपन की समान कला में हो, उनको मिला करके खींचा गया ये जो पृष्ठ होगा बच्चों, ये इस प्रकार का, ये क्या कहलाएगा? बेलनाकार तरंगाग्र कहलाएगा। कोई भी ट्यूबलाइट है, ठीक है, कोई भी ट्यूबलाइट जो होती है ना, आप समझ सकते हो, रॉड भी बोलते हैं कहीं कहीं पर रॉड भी बोलते हैं। इसमें लंबवत ऊपर और नीचे कहीं पर प्रकाश नहीं फैल रहा है, लेकिन ऐसे, ठीक है, प्रकाश स्रोत के लंबवत सभी दिशाओं में फैल रहा है, ठीक है। इसकी भी परिभाषा लिखनी पड़ेगी, इसकी भी परिभाषा लिखनी पड़ेगी। ऐसा प्रकाश स्रोत, ऐसा प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत जिसके लंबवत, सभी दिशाओं में नहीं, केवल लंबवत दिशाओं में, जिसके लंबवत, लंबवत दिशाओं में, जिसके लंबवत दिशाओं में, लंबवत दिशाओं में प्रकाश तरंग, प्रकाश संचरित होता है, प्रकाश संचरित होता है, प्रकाश संचरित होता है, तो प्रकाश स्रोत को अक्ष मानकर, तो प्रकाश स्रोत को अक्ष मानकर, प्रकाश स्रोत को अक्ष मानकर खींचा गया पृष्ठ, प्रकाश स्रोत को अक्ष मानकर खींचा गया पृष्ठ, प्रकाश स्रोत को अक्ष मानकर खींचा गया पृष्ठ बेलनाकार तरंगाग्र कहलाता है, बेलनाकार तरंगाग्र कहलाता है, बेलनाकार तरंगाग्र कहलाता है। इस प्रकार से हो गया बच्चों। ये तीन परिभाषाएं हमने आपके सामने लिखी हैं मेरे लाल बाल गोपाल जी। आप लोगों को ये परिभाषाएं तैयार करनी है, मैं नहीं तैयार करूंगा, मेरा काम था आपको पढ़ाना और समझाना। अब आपका काम है इसको पढ़ना और याद करना। ये तीनों प्रकार के तरंगाग्र आपको पढ़ लेने हैं, और तरंगाग्र से संबंधित ही हाइगेंस सर का आता है द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत, हाइगेंस सर का आता है द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। तो आइए मेरे लाल बाल गोपाल जी, हाइगेंस सर के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत को समझने का पूरा प्रयास करते हैं। हाइगेंस सर ने द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत में कहा कि प्रकाश तरंगों के रूप में न चल करके किस रूप में चलता है? प्रकाश तरंगों के रूप में नहीं, प्रकाश तरंगों, यहां पे लिख देते हैं। हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत में सुधार करते हुए नया सिद्धांत प्रस्तुत किया, चित्र बना रहे हैं, प्रस्तुत किया, जिसमें क्या कहा कि प्रकाश तरंगों के रूप में न चलकर, प्रकाश तरंगों के रूप में न चलकर तरंगाग्र के रूप में चलता है, तरंगाग्र के रूप में चलता है, तरंगाग्र के रूप में चलता है। अब इनका कहने का मतलब क्या था? इनका कहने का मतलब था, बाबू चित्र इस प्रकार से मैं बनाना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि वो इस तरफ बहुत ध्यानपूर्वक देखें, नहीं अगर ये कहानी मिस हुई तो शायद जीवन में फिर लौट करके ये कहानी सुनने को ना मिले। ये है हमारा प्यारा सा सन, ये है हमारे सन, हमारे सूर्य देव। ये कौन है? हमारे सूर्य देव है, सूर्य जी हैं। ये प्रकाश फैला रहे हैं चारों तरफ। ये प्रकाश बच्चों क्या कर रहे हैं? चारों तरफ फैला रहे हैं। इस प्रकार से प्रकाश फैल रहा है, ये प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है, ये प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है, ये प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। इस प्रकार से ये प्रकाश चारों तरफ से फैल रहा है, ठीक है।
ये प्रकाश चारों तरफ से फैल रहा है, सूर्य का है, ठीक है, प्रकाश फैल रहा है। इसमें माध्यम के इन्होंने कहा द्वितीयक तरंग का सिद्धांत का ये दिया कि जो माध्यम का, मान लो ये माध्यम के कण हैं ये वाले, और ये सारे कण क्या हैं, कंपन की समान कला में है बच्चों। ये सारे कण क्या हैं, कंपन की समान कला में है। जैसे ही इन पर प्रकाश, मतलब प्रकाश यहां से बढ़ा आगे, तो पहले ही जो कण हैं ये सभी दिशाओं में अपनी ऊर्जा को फैलाते हैं, टिचिक 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 टिचिक, ये सभी दिशाओं में क्या होते हैं, कंपन करते हैं, अपनी ऊर्जा को फैलाते हैं सभी दिशाओं में। इस प्रकार से बच्चों क्या करते हैं, सभी दिशाओं में अपनी ऊर्जा को फैलाते हैं, सभी दिशाओं में ये फैलते हैं, सभी दिशाओं में इस प्रकार से ये ऊर्जा को फैलाते हैं। सभी दिशाओं में इनकी ऊर्जा अर्थात तरंगाग्र जो है, जो आगे बढ़ रहा है, उसमें जो माध्यम का उपस्थित कण होगा वो सभी दिशाओं में इस प्रकार से ऊर्जा को फैलाएगा। तो जैसे ये ऊर्जा आगे बढ़ेगी तो आगे जो माध्यम के कण आगे उपस्थित होंगे बच्चों, यहां वाले माध्यम के कण ये थे, ठीक है। अब जब ये कण ऊर्जा प्राप्त किए तो ये चारों दिशाओं में कंपन किए, तो इन यहां पर उपस्थित माध्यम के जो कण हुए वो शायद कंपन की समान कला में हो गए हों, वो कंपन की किस कला में हो गए हों, समान कला में हो गए हों। तो बच्चों अभी तक इसको खींच करके हम इन सभी माध्यम के कणों को एक ऐसे मिला दे रहे थे, तो ये बना क्या, तरंगाग्र। अब आगे वाले कण जो है माध्यम कंपन की समान कला में है, आगे वाले जितने भी कण हैं वो कंपन की समान कला में है, तो ये तरंगाग्र जो हो कहलाएगा वो द्वितीयक तरंगाग्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्वितीयक तरंगाग्र कहलाएगा। इसी तरंगाग्र, पहला ये तरंगाग्र ये है बच्चों प्राथमिक तरंगाग्र, इसी तरंगाग्र के अगले कण जो हैं वो कंपन की जो समान कला में है, तो उनसे बना तरंगाग्र द्वितीयक तरंगाग्र कहलाया, और यही बच्चों द्वितीयक तरंग का सिद्धांत कहलाता है। इसी प्रकार से फिर ये प्रकाश आगे बढ़ता चला जाता है। अब यहां पर उपस्थित जो कण है बच्चों, यहां पर उपस्थित जो कण है ये वाले, ये भी आगे फिर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ये भी फिर आगे क्या होते हैं, सभी दिशाओं में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। सभी दिशाओं में क्या करते हैं बच्चा पार्टी, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं सभी दिशाओं में। इस प्रकार से सभी दिशाओं में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। मैं 2 ही 3 दिशाओं का दिखा रहा हूं, ये पीछे भी ऐसे ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। अब यहां पर उपस्थित फिर कंपन की समान कला में ये कण बच्चों जो है, ये कण जो है ये कंपन की फिर समान कला में, जो कण हैं, जितने भी कण कंपन की समान कला में होंगे उनको मिलाकर खींचने वाला पृष्ठ एक नया तरंगाग्र बनेगा। फिर ये तरंगाग्र बना, ये फिर तरंगाग्र बना। इस प्रकार से तरंगाग्र बढ़ते बढ़ते बच्चों क्या, प्रकाश आगे बढ़ता है। ये द्वितीयक तरंग का सिद्धांत का कहना था हाइगेंस के। क्या कहना था आइए समझा देते हैं, जिसमें इन्होंने तरंगाग्र के बारे में बताया कि जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं, ठीक है, तरंगे निकली तो माध्यम में स्थित प्रत्येक कण कंपन करने लगता है। बात बिल्कुल सही, कंपन करने लगता है, डग 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 डग। और माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिसमें उपस्थित सभी कण समान कला में हो, समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र कहलाता है, ये लिखना था आगे, तरंगाग्र कहलाता है, ठीक है। कंपन की समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है। जो बच्चों ये तरंगाग्र बन रहे हैं तरंगाग्र कहलाता है। फिर आगे ये क्या कहते हैं, तरंगाग्र पर पहला पॉइंट ये है इनका, पहला पॉइंट इनका ये है बच्चों, ये दूसरा पॉइंट ये है, और तीसरा पॉइंट ये है। ये 3 बिंदु इन्होंने बताए। दूसरी भी तरंगाग्र की परिभाषा से संबंधित है। तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण एक नए स्रोत की तरह कार्य करता है। तरंगाग्र पर उपस्थित जो कण है बच्चों वो एक नए स्रोत की तरह कार्य करते हैं, वो भी कंपन करते हैं, तो उनसे फिर तरंगाग्र बनता है। यही कह रहे हैं कि तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण एक नए स्रोत की तरह कार्य करता है। वो मान लो फिर सूर्य है ना, ये माध्यम के कण क्या है, ये छोटे छोटे, इस सूर्य की तुलना फिर ऊर्जा पूरी प्राप्त कर लेना, ये फिर प्रकाशित हो गए, तो ये तरंगाग्र पे उपस्थित जो कण है ना, ये फिर नए प्रकाश ऊर्जा की तरह कार्य करते हैं।
यहां पर वही बात लिखी हुई है, स्थित माध्यम का प्रत्येक कण नए स्रोत की तरह कार्य करता है जिससे नई तरंगे सभी दिशाओं में निकलती हैं, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ये तरंगे भी प्राथमिक स्रोत तरंग की चाल से गमन करती हैं, अर्थात जितनी चाल से ये प्राथमिक तरंगाग्र उतनी ही चाल से द्वितीयक, उतनी ही चाल से अगला तरंगाग्र, तो तरंगाग्र गमन करती हैं। यदि किसी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं का स्पर्शी पृष्ठ खींचे तो यह उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। तीसरे शब्द का कहने का अर्थ, तीसरी लाइन का कहने का अर्थ यह है बच्चों कि किसी भी क्षण इनको मिलाने वाला पृष्ठ खींचे तो वो नए तरंगाग्र को व्यक्त करेगा। ये पृष्ठ नया तरंगाग्र, अगला नया तरंगाग्र, अगला नया तरंगाग्र। यही इस बात में ये बोल रहे हैं कि यदि किसी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं का स्पर्शी मतलब मिलाने वाला पृष्ठ खींचे तो यह पृष्ठ उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो ये प्यारे बच्चों हो गया हाइगेंस का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत। इसमें फिगर ये बनाना होता है। हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत में क्या सुधार करते हुए बताया, इस प्रकार से। इसका एक अलग चित्र भी आप बना सकते हो ऐसे बताने के लिए कि भाई यहां पर तरंग कण उपस्थित थे, ये कण, ये कण, ये कण, ये क्या हुए बच्चा पार्टी, ये जो हुए ये अपनी ऊर्जा को सभी दिशाओं में फैलाए थे। तो बना सकते हो, बाकी मैं यही इतना ही काफी है, ये चित्र भी बना लिए तो काफी है। ठीक है, आगे देखिए इसके परिणाम क्या प्राप्त हुए। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की सफलता पूछ लिया जाता है 2 अंक में। तो 2 लाइनें लिखनी भैया कि इस तरंग सिद्धांत से परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या हुई, विवर्तन तथा व्यतिकरण की भी व्याख्या करने में सफल हुआ। तो परिणाम तो ये रहा कि भाई सफलता मिली, इन 2 बिंदुओं में सफलता मिली। असफलता क्या रही, आइए असफलता पढ़ लेते हैं। ईथर की कल्पना को सही नहीं माना गया क्योंकि इन्होंने ईथर को सर्वव्यापी मानकर कार्य किया, मतलब अंतरिक्ष में भी फैला हुआ है, जो कि बात बिल्कुल गलत है। ठीक है बच्चा पार्टी। अगली बात इन्होंने कही क्या, ये बात बिल्कुल गलत साबित हुई। दूसरी बात इन्होंने क्या कही, हाइगेंस ने प्रकाश तरंगों को क्या माना, अनुदैर्घ्य माना था, अतः यह सिद्धांत के असफल का कारण था। अनुदैर्घ्य नहीं होती, प्रकाश तरंगे कैसी होती बच्चों, अनुदैर्घ्य नहीं होती हैं, क्या होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं। ठीक है, अनुदैर्घ्य ना होकर के अनुप्रस्थ होती, मैं लिखूंगा नहीं, पहले समझा चुका हूं। तीसरी बात कि प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं हुई, प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं हुई क्योंकि प्रकाश का ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंगों में ही होता है। किन तरंगों में होता है बच्चा पार्टी, अनुप्रस्थ तरंगों में ही होता है। तो यह सिद्धांत असफल रहा क्योंकि ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंगों में होगा। अगला, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं हुई। अच्छा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की भी व्याख्या नहीं हुई क्योंकि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की जो व्याख्या होगी वो तरंग अनुप्रस्थ तरंगों के माध्यम से ही हो पाएगी, वो छोटे छोटे कणों को मान करके हो पाएगी, ऊर्जा के पैकेट माना जाएगा तब हो पाएगी। तो प्रकाश के वैद्युत प्रभाव की भी व्याख्या नहीं हुई। आज के टॉपिक पर आधारित आपका ये बच्चों होमवर्क है। इन पर प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तरंगाग्र की परिभाषा लिखें, 2 अंक में यह प्रश्न आता है, क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं, ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। तरंगाग्र की परिभाषा लिखें, ये प्रश्न मिल जाएगा। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को समझाएं, ये भी आपको बच्चों प्रश्न मिल जाएगा 2 अंक में। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत की व्याख्या करें, ये भी मिल जाएगा। और न्यूटन के हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के क्या परिणाम हुए, ये बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, 2 अंक का है, जरूर याद रखना क्योंकि इसमें सिर्फ यही बातें लिख देनी है कि परिणाम क्या क्या हुए, सफलता असफलता दोनों। और न्यूटन के कणिका सिद्धांत को समझाइए। 5 क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ने हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के कारण परावर्तन की व्याख्या तथा अपवर्तन की व्याख्या किस प्रकार हुई। तो कल के लेक्चर को छोड़ना मत क्योंकि 5 अंक का लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाने की इस वर्ष बहुत ज्यादा संभावना है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत को समझाते हुए प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन की व्याख्या करें। अर्थात तरंगाग्र अब आपतित होगा, प्रकाश किरण आपतित नहीं होगी, तरंगाग्र एक पृष्ठ पर आपतित होगा और उसी से परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करके समझाना है। विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मिलता है आपका बड़ा भाई कल की क्लास में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें और मन लगा करके पढ़ाई करते रहें, कीर्तन भजन करते रहें। जय माता दी, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।